तो जितना सांस आप नॉर्मली लेते या छोड़ते रहते हो, ये आधे लीटर करीब होता है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और 1 मिनट में आप सांस कितनी बार लेते हो? 12 से 16 बार। और हर सांस में आप कितना छोड़ते हो? 500 ml। कितना? 500 ml। तो करीब करीब 12 गुणे 5 या मान लो 16 गुणे 5 इंटू 5, 12 इंटू 5, तो करीब करीब 6000 से 8000 लीटर जो है हम लोग एक्सपायर या इंस्पायर जो है यहाँ पर करते रहते हैं। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी। और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप जबरदस्ती सांस ले सकते हो, सांस नॉर्मल लेने के बाद जबरदस्ती भी सांस ले सकते हो ना, और लंग में भर सकते हो, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या फोर्सिबली जो ले सकते हो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 2.5 से 3 लीटर होता है, फोर्सिबल जितना ले सकते हो। अब फोर्सिबली जितना छोड़ सकते हो नॉर्मल छोड़ने के बाद, है ना, वो बेटा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 1100 से 1200 ml। और सारा सांस छोड़ देने के बाद जो सांस आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जो रह जाता है लंग में, उसको आप नहीं खाली कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, वो 1100 से 1200 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1100 ml, 1000 से 1100 ml। हमारे लंग की डिफरेंट कैपेसिटीज होती है। जैसे एक कोई भी पर्सन है, वो सांस ले, सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ दीजिए। आप सभी लोग इस बात को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नॉर्मल सांस छोड़िए नॉर्मली, उसके बाद सांस लीजिए। तो आप एक तो टाइडल वॉल्यूम लेंगे जो जनरली आदमी लेता रहता है, और दूसरा आप फोर्सिबल इंस्पायरेशन भी तो कर सकते हैं। यानी कैपेसिटी देखिए ध्यान से कि एक आदमी फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद, है ना, और नॉर्मल एक्सपायरेशन करने में दोनों बहुत फर्क है। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया तो बहुत दो चीजें वो कर सकता है, पहला तो नॉर्मल सांस ले सकता है, और दूसरा नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सिबल सांस ले सकता है अंदर। तो नॉर्मल सांस लेना इज टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सिबल सांस लेना इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यही होती है, टीवी प्लस आईआरवी। आईआरवी करीब 2.5 लीटर होता है और टीवी 500 ml होता है, यानी 3000 से 3500 ml जो होता है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी उसको हम लोग कहते हैं। फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब ये होता है कि एक आदमी सांस लेने के बाद, नॉर्मल सांस ले लिया, नॉर्मल सांस लिया मतलब कि टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद वो कितना सांस छोड़ सकता है, तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार नॉर्मल सांस लिया, फिर नॉर्मल सांस छोड़ा यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सिबल वाला छोड़ दो। दो चीज आपके पास है, हाथ में है, एक नॉर्मल सांस छोड़ दिया प्लस फोर्सिबली छोड़ दिया। तो एक तो टाइडल वॉल्यूम आपने छोड़ दिया और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने छोड़ दिया। यानी टाइडल वॉल्यूम यहां पर आपको देखने मिलेगा 500 ml, और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो आपको देखने मिलेगा 1000 से 1100 ml, यानी कि 1600 ml करीब करीब। फिर बेटा वर्ड आता है एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आपके लंग में की कैपेसिटी कितनी होती है। नॉर्मल सांस अगर आपने छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है अभी जबरदस्ती छोड़ना बाकी है, बोलो, और जबरदस्ती भी छोड़ दो अगर आप, तो इसके अलावा बेटा वो बाकी है जो कभी खाली नहीं कर सकते आप, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाकी है और रेसिडुअल वॉल्यूम बाकी है। ये दोनों चीजें बाकी है ना। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम में और रेसिडुअल कैपेसिटी में फर्क है। फिर आता है बेटा वाइटल कैपेसिटी। एक कोई आदमी कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो अपने अंदर ले सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, है ना। आप बिल्कुल सांस छोड़ दो, एकदम खाली कर दो लंग को, तो उसके बाद आप कितना सांस ले सकते हो, उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। सबसे पहली बार जितना सांस आपने जबरदस्ती छोड़ दिया था उतना लो, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लो जबरदस्ती वाला, फिर नॉर्मल वाला ले लो, रेसिडुअल टाइडल वॉल्यूम ले लो, उसका फिर फोर्स्ड इंस्पायरेशन करो यानी आईआरवी ले लो,
ये तीनों को कैलकुलेट जब करोगे तो बेटा क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। या पूरा सांस लेने के बाद एकदम सांस भर लो अपने लंग में, इसको लेने के बाद कितना सांस आप कितना छोड़ सकता है आपका लंग, कितनी उसकी कैपेसिटी है, इसको भी बेटा वाइटल कैपेसिटी हम कह सकते हैं। ये भी वाइटल कैपेसिटी कहला सकता है। यानी ERV प्लस TV प्लस IRV को हम लोग वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और हमारा जो लंग है, हमारे लंग का जो वॉल्यूम है ना, वो उसका टोटल लंग कैपेसिटी भी होता है। टोटल लंग कैपेसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, वाइटल कैपेसिटी में बस रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया था, वो दोनों ऐड कर दो तो जो कहलाता है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। यही होता है टोटल लंग कैपेसिटी। एटमॉस्फेरिक एयर और एल्विलाई दोनों जगह ऑक्सीजन और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में अलग होता है, टिश्यू लेवल पे अलग होता है। तो ये जो गैसेस होती हैं वो हमेशा मूव करती हैं अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। किसी भी इंडिविजुअल गैस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस में एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होता है और CO2 का जो होता है 0.3 होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे बॉडी में O2 जाता है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में एज कंपेयर टू CO2। अगर CO2 ज़्यादा हो जाए या कोई और गैस ज़्यादा हो जाए तो हमारे लंग, हमारा हीमोग्लोबिन उसको बाइंड करना शुरू कर देगा। क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए O2 हमारे एल्विलाई में जाती है और एल्विलाई में भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा नजर आएगा एज कंपेयर टू CO2। 104 और 40, 104 होगा O2 और 40 होगा CO2। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि CO2 रिच ब्लड है उसमें CO2 ज़्यादा होगा 45 और O2 कम होगा 40। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 और O2 में O2 ज़्यादा होगा, इसलिए उसका नाम है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। तो वहाँ पे 95 और 40 का रेशियो देखने मिलेगा। याद रखिएगा टिश्यू लेवल पे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेवल पे जो O2 एंड CO2 का जो वो होता है पार्शियल प्रेशर होता है वो 40-45 होता है। 40 जो होता है वो O2 होता है और 45 जो होता है वो CO2 होता है। और आपको पता ही है कि आपका हार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड जो है रिसीव करता है बॉडी से बाई सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा और उसको ट्रांसफर करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स में वहाँ पर होता है उसका ऑक्सीजनेशन और जो ब्लड होता है वो हो जाता है प्योर, और प्योर होने के बाद वो ब्लड जो होता है सुपीरियर वेना पल्मोनरी वीन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से पूरे बॉडी पार्ट को डिलीवर होता है। अगेन वो फिर से बॉडी पार्ट जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ भेजते हैं। ये डबल सर्कुलेशन लगातार जो है वहां पे चलता रहता है। अगर हम लोग एल्विलाई के बारे में बात करें तो एल्विलाई का जो मेम्ब्रेन होता है बेटा उसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम एल्विलाई। आप पढ़े होंगे एल्वियोलर सैक ऑफ लंग्स में स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा जो बीच में एल्वियोलर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनका एंडोथीलियम होता है। ठीक है, पहला तो एल्विलाई का मेम्ब्रेन और दूसरा जो उससे ब्लड वेसल्स गुजरी हुई हैं, ब्लड वेसल्स, वहां पर उनका एंडोथीलियम, और तीसरा उन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो। तो ये तीनों मिलकर, चाहे वो एल्वियोलर वाल हो, चाहे वो ब्लड वेसल का वाल हो, चाहे बीच का, इन तीनों को मिलाकर हम लोग कहते क्या हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। गैस का जो एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता दिखता है। हमेशा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 97% आरबीसी के थ्रू होता है और 3% जो होता है ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है सिर्फ 20 से 25% ही आरबीसी के थ्रू होता है। मेजॉरिटी ऑफ CO2, ध्यान सुनो, मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय एज अ बाइकार्बोनेट। 70% करीब
70% CO2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कैरिड होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और रिमेनिंग 7% जो CO2 होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। समझ में आ रही बात? हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसमें आयरन मौजूद होता है ना, और ऑक्सीजन को होल्ड करने की क्षमता होती है रिवर्सिबल मैनर में, यानी पकड़ता भी है और छोड़ भी देता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर ले जाकर टिश्यू में ऑक्सीजन को डिलीवर भी कर देता है, 4 मॉलिक्यूल कम से कम। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ बाइंड कर रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, ये डिपेंड करता है। एल्विलाई में ज़्यादा होता है तो एल्विलाई में बाइंड हो जाता है, और जब टिश्यू में जाते हैं तो वहाँ कम होता है तो वहाँ रिलीज कर देता है। तो ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर, अगर ऑक्सीजन को बाइंड करवाना है तो हमेशा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वहाँ पर, और दो टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर मैटर करते हैं। सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है तो एक आपको सिग्मॉइड कर्व नज़र आएगा सेचुरेशन पे, कि कितने ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद एक सेचुरेशन पॉइंट मिल जाता है, यानी वहाँ पर मामला कंप्लीट होता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन होता कहाँ है? एसोसिएशन जो होता है वो होता है एल्विलाई, और डिसोसिएशन होता है कहाँ पे? टिश्यू लेवल पे। जब ऑक्सीजन जुड़ता है एल्विलाई लेवल पे, एल्वियोलर लेवल पे, और टूटता है टिश्यू लेवल पे, तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, और पर्टिकुलर हर एक जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया, H+ कंसनट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, चाहे एसोसिएशन कराना हो चाहे डिसोसिएशन कराना हो। अगर हम लोग बात करें बेटा एल्विलाई पे, जहाँ पे एल्विलाई पे यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है ज़्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर लो है, H+ कंसनट्रेशन लेस है, टेम्परेचर जो है वो भी कम है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एल्वियोलर लेवल पे, कहाँ पे बात करें? एल्वियोलर लेवल पे जब बात करें, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए फोर्स करते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये फेवरेबल टाइम चल रहा होता है। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए CO2 का, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, और अगर H+ का कंसनट्रेशन बढ़ जाए, तो ये जो होता है वो काम होता है डिसोसिएशन का। किसका? है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दिखाता है किस तरीके से O2 बाइंड करता है। हर एक 100 ml ब्लड, हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 5 ml O2 को डिलीवर करता है, 5 ml बस, है ना। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करता है। फिर आता बेटा क्या? CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो CO2 हीमोग्लोबिन के थ्रू बहुत ही कम, यानी 20 से 25%, 7% प्लाज्मा के थ्रू, और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 70%। और CO2 को बाइंड करने के लिए CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है, O2 का कंसनट्रेशन पार्शियल प्रेशर कम होना ज़रूरी है, हाई, यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई H+ कंसनट्रेशन देखने मिलेगा, सब कुछ हाई, जो वहाँ पर लो था वो यहाँ पर हाई देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। CO2 और H2O को अगर कंबाइन होना है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और CO2 और H2O जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं बाइकार्बोनेट, H2CO3 बनाते हैं रिवर्सिबल मैनर में, क्योंकि आगे चल के टूटना है। अगर कोई चीज़ एक बार जुड़ रही है तो आगे चल के टूटनी भी है। तो H2CO3 जो है वो बन गया कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से, और उसके बाद से H2CO3 वापस से ब्रेक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से बाइकार्बोनेट और H+ में। ठीक है, हर एक 100 ml ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, 4 ml।
है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। ये चीज़ आपको हमेशा देखने मिलेगा। और दूसरी बात कि हम जो सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, इसका जो मेंटेनेंस सेंटर होता है, इसका जो मॉडरेशन सेंटर होता है, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये होता है हमारा स्पेशलाइज सेंटर मेडुला रीजन में, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, ये मामला चलता रहता है। आप जब सोचेंगे तो भले आप अपनी मर्जी से सांस लेना छोड़ना शुरू कर दें, लेकिन ये लगातार जो होता है वो चलता रहता है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो इसका, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि इनवॉलंटरी कंट्रोल का मास्टर है ये। एक और इसका जो होता है सेंटर होता है, उसको बोलते हैं पॉन्स रीजन, है ना, उसको बोलते हैं निमेटैक्सिक सेंटर। तो निमेटैक्सिक सेंटर को भी मैनेज किया रहता है मेडुला ऑब्लंगाटा। बोलो समझ में आ रही बात। बीमारियों के नाम आप जानते होंगे। अस्थमा जो होता है उसमें काफ़ी जो होती है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस में जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर एम्फाइसीमा बेटा क्रोनिक डिसऑर्डर है। एम्फाइसीमा, कम उम्र में जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाते हैं, है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है एम्फाइसीमा का। और एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट आ चुका है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 पढ़े होंगे आप लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। और जो लोग किसी स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्री में, ग्राइंडिंग वाले फैक्ट्री में काम करते हैं, डस्ट उनके लंग में चला जाता है और उनके फाइब्रस टिश्यू को डैमेज करता है, इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली लंग को डैमेज करता है ये। तो जब भी किसी हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर मास्क का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो मज़दूर होते हैं उनको 2-4-10 दिन यूज़ करेंगे, फिर कहेंगे बेटा हटाओ इसको, क्या यूज़ करना। ये इस तरीके से चलता है।